सारे प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी पोस्ट भी किए हुए हैं, मतलब आप वहीं से उसको तैयार भी कर सकते हैं पहले से। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कितना टाइम लेते हैं, और फिर हम उसको अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक मैंने है तो मैम। एक नॉर्मल आपको जर्नल जो है वो बता दिया है, उसके बाद आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है मैम, समझ गई। मैम फिर काइंडली प्लांट फिजियोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसकी पीडीएफ तो सेंड, एटलीस्ट हम कॉपीज ही बना लें। बिल्कुल, आपको तो ये मैंने पहले ही कहा हुआ है, मैंने तो डे 1 से ही मेरा ख्याल है कि जीसीआर में पोस्ट किए हुए हैं आपके प्रैक्टिकल। ओके मैम। 6 के 6 प्रैक्टिकल्स आपके पोस्ट किए हुए हैं, बल्कि मैंने उसकी कॉपी बनाए। अगर आप उसकी कुछ की रीडिंग्स आपको जो है एक दो फोर्थ सेमेस्टर से मिलते जुलते हैं, कुछ बाकियों की मैं आपको दे भी सकती हूँ रीडिंग्स। ठीक है, तो आप बनाएं, आप अपनी कॉपी बनाएं। मैम फिर हम सॉफ्ट में बनाएंगे ना कॉपी? फिर बेटर है अफजा के सॉफ्ट में बना लो। यस मैम, ठीक है। ठीक है ना, एक तो ये कि आपकी टाइप हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग आपके पास सेव हो जाएगी जी हर मैम। लिहाज से, मतलब उसकी प्रिकॉशंस, टेबुलेटेड रीडिंग्स, हर चीज बना लें। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको संभालनी नहीं पड़ेगी और आराम से चेक करके यहीं पे उसको पोस्ट करके रख लेंगे। यस मैम, ये बेहतर है। हम्म, चलें, खत्म होगी क्यूरीज आपकी। तो अब हम अपना जो है वो लेक्चर देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइटोक्रोम्स हमने स्टार्ट किया था, और फर्स्ट 15 स्लाइड्स उसकी मैंने आपको बता दी थी, जिसमें हमने देखा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम्स। और उसमें हमने देखा कि ये जो फाइटोक्रोम्स हैं इनके अंदर पिगमेंट्स में एक क्रोमोफोर रीजन होता है और एक इसकी प्रोटीन पार्ट है। और दोनों मिलके जब प्रोटीन और क्रोमोफोर जब दोनों मिलते हैं तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज होलो प्रोटीन। और अगर सिर्फ एक हिस्सा उसका मौजूद हो, यानी प्रोटीन विदाउट क्रोमोफोर, इज नोन एज एपोप्रोटीन, एंड विद क्रोमोफोर इज नोन एज होलो प्रोटीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमोफोर ही वो रीजन है जो कि अब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो जब तक लाइट अब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, और चेंजेस नहीं आएंगी तो ये अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो कि आपको पता है कि लाइट ड्रिवन जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, और वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्रोमोफोर अलोंग विद द प्रोटीन विच मेक्स द होलो प्रोटीन, ये सारा जो है मिलके फिर इन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ये भी आपको बताया था कि ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एक पीआर फॉर्म है, एक पीएफआर फॉर्म है। दोनों की खूबियां भी बताई थी। पीआर जो है वो रेड कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत रखता है मेनली, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉररेड लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। इसी तरीके से पीएफआर मेनली जो है वो रेड फॉररेड लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन रेड लाइट को भी स्मॉल अमाउंट में ऑब्जॉर्व कर सकता है। और इसी की रीजन की वजह से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जिसपे हसन ने क्वेश्चन भी उठाया था, और आज उस क्वेश्चन का हम आंसर भी देंगे कि जब रेड लाइट हम कहते हैं ना कि पीआर जो है वो रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो फॉररेड लाइट को भी ऑब्जॉर्व करता है। तो हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि फिर जो है पूरा का पूरा पीआर, इवन आप कॉन्टिन्यूसली डे लाइट या रेड लाइट देते रहें तो भी पूरा का पूरा जो पीआर है वो पीएफआर में चेंज नहीं होता। ओनली 83% जो है वो पीएफआर में चेंज होता है, और बाकी सारा जो है वो पीआर में ही रहता है, यानी कि 17% जो है वो पीआर में रहता है। इसी तरीके से आपको ये भी बताया था कि वाइस वर्सा के पीएफआर भी रेड लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, हालांकि मेजरली वो करता है फॉर रेड लाइट को, लेकिन रेड लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। और यही रीजन है कि इक्विलिब्रियम पे सिर्फ 97% जो है ये पोर्शन जो है वो पीआर की निस्बत ज्यादा है। तो 97% जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है, और 3% जो है वो पीएफआर फॉर्म में ही मौजूद रहता है। तो इसकी बेस पे ही हमने आज इसके फंक्शंस को भी डिस्क्राइब करना है। ओके तो आज हम चलते हैं अबाउट के ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड फर्दर इसके जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में, और ये कि इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है और किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे आप किसी भी मेटाबॉलिक जो है आप कहने की कंपाउंड को देखते हैं कि उसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। तो द फाइटोक्रोम एपोप्रोटीन, अब ये एपोप्रोटीन होलो प्रोटीन मेरे ख्याल है आपको समझ आ गए होंगे। ये लिखा भी हुआ है पहले पैराग्राफ में कि होलोप्रोटीन क्या है, फाइकोक्रोमोब्लेन अलोंग विद द पॉलीपेप्टाइड, और एपोप्रोटीन क्या है, ओनली जो है उसकी प्रोटीन जो है। सो द फाइटोक्रोमोब्लेन इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द प्लास्टिड्स। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग कि ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, बल्कि प्लास्टिड्स, किसी भी तरह के प्लास्टिड की किसी भी टाइप में ये
जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम 5 अमाइनो लेवोलेनिक एसिड वाया अ पाथवे दैट ब्रांचेस फ्रॉम द क्लोरोफिल बायोसिंथेटिक पाथवे। और ये जो 5 अमाइनो लेवोलेनिक एसिड के जरिए ये बनता है, और यही जो सेम पाथवे है ये क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसी पाथवे में से ब्रांच ऑफ होके डिराइव होके साइड पाथवे बनाकर तो ये फाइटोक्रोम की सिंथेसिस में चला जाता है। It is thought to leak out of the plastids into the cytosol by a passive process, and assembly of the phytochrome apoprotein with its chromophore is autocatalytic। यानी इसको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती कि जो प्रोटीन को क्रोमोफोर के साथ बाइंड करवा के और इसको होलो प्रोटीन में कन्वर्ट करे, बल्कि ये जब साइटोसोल में ये पहुंचता है तो खुद ब खुद इसका क्रोमोफोर जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑटोकैटालिटिकली ये होलो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। बनता साइटोसोल में है, और इसके जो प्रिकर्सर्स हैं यानी कि जो इसकी आप कहने के जो फाइटोक्रोमोबिलीन है वो इसका बनता है प्लास्टिड्स में, और ये यूनाइट यानी होलो प्रोटीन जो है इसकी वो साइटोसोल में बनती है। बिकॉज द क्रोमोफोर अब्सॉर्ब द लाइट, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इसमें होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको दिखाया तो उसी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे अब कार्बन के नंबर के हिसाब से बात हो रही है, और कन्फर्मेशन चेंजेस आती हैं प्रोटीन में, एंड दीज आर इनिशिएटेड बाय चेंजेस इन द क्रोमोफोर। इसका मतलब ये है कि जब लाइट अब्सॉर्ब करता है क्रोमोफोर तो ना सिर्फ क्रोमोफोर में चेंजेस आती हैं रीजन में, बल्कि प्रोटीन में भी कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। तो दोनों पार्ट्स में लाइट के रिस्पॉन्स में चेंजेस आती हैं, जिनमें से क्रोमोफोर वाली चेंज मैंने आपको बताई थी सिस एंड ट्रांसफॉर्म की, कि सिस फॉर्म में पीआर है और ट्रांसफॉर्म में जो है वो पीएफआर है। सो अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट पीआर क्रोमोफोर अंडरगोस अ सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन नंबर 15 एंड 16, और जब ये रोटेट करता है और इसके अलावा 14 एंड 15 का जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट करता है, और जो 15 एंड 16 के दरमियान में डबल बॉन्ड है उसकी आप कह लें कि मूवमेंट होती है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होती है। तो उसके नतीजे में इन दो चेंजेस की वजह से आपके पास ये क्रोमोफोर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो आपके पास जो डिफरेंट फॉर्म्स है इसकी पीआर और पीएफआर जो है वो बनेंगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी प्रोटीन पार्ट में भी चेंजेस आती हैं जो कि क्लियर नहीं है, डायग्रामेटिकली कहीं रिप्रेजेंट नहीं है, लेकिन आती हैं उसमें भी। ड्यूरिंग द कन्वर्जन, आपकी इसमें नहीं है, आपकी स्लाइड्स में इंक्लूडेड नहीं है। During the conversion of PR to PFR, the protein moiety of the phytochrome holoprotein also undergoes subtle conformational changes, and several lines of the evidence suggest that the light-induced change in the conformation of the polypeptide occurs both in the N-terminal chromophore binding domain and in the C-terminal region। और ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी कि ये जो इसका N-terminal region है इसके साथ क्रोमोफोर बाइंड होता है, और C-terminal जो रीजन है ये डायमराइजेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था कि ये डायमेरिक फॉर्म में जो है ये वर्क करता है, और एन टर्मिनल पे क्रोमोफोर बाइंड होता है और सी टर्मिनल जो है वो डायमराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो बता रहे हैं कि सी और एन दोनों में ही चेंजेस आती हैं जब लाइट अब्सॉर्ब हो रही है। इसके अलावा क्रोमोफोर की वजह से जो जीन्स हैं जो फाइटोक्रोम्स को बनाते हैं, ये जीन्स जो है वो कितनी टाइप के हैं, उनका एक्सप्रेशन कैसा होता है, और क्या ये एक ही जीन की आप कहने के प्रोडक्ट्स हैं या कि मल्टीपल जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फाइटोक्रोम्स जो है ये मल्टाई जीन फैमिली से बिलोंग करता है इसको, और इसको आप फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ द जीन फैमिली, क्योंकि मल्टीपल जीन इन्वॉल्व है, तो कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा और कौन सा फाइटोक्रोम बनेगा, तो उसकी बेस पे आप इसके जो फाइटोक्रोम्स हैं उनकी जो आप कहने के जो कैटेगरीज हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं टाइप 1 में एंड टाइप 2 में। अच्छा, अब इस टाइप 1 और टाइप 2 को आपने मिक्स नहीं करना पीआर एंड पीएफआर में, ठीक है। टाइप 1 एक और तरह की क्लासिफिकेशन है एंड टाइप 2 एक और तरह की क्लासिफिकेशन है, जिसमें पीआर पीएफआर टाइप 1 में भी आएंगे, पीआर पीएफआर टाइप 2 में भी आएंगे। और टाइप 1 और टाइप 2 में कौन कौन से हैं, तो इसमें बेटा आपके पास आ जाते हैं 5 तरह के फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए बी सी डी ई, 5 तरह के, ठीक है। और फाइटोक्रोम ए जो है ना इसमें इसको कहा जाता है कि ये सिर्फ एक जीन का प्रोडक्ट है जो कि इसको कोड करता है, और टाइप 1 में सिर्फ फाइटोक्रोम ए आता है, और बाकी के जो 4 फाइटोक्रोम्स हैं बी सी डी एंड ई, ये चारों जो है इनको सेकंड क्लास में जो है वो क्लासिफाई किया गया है, और इसको हम बोलते हैं टाइप 2।
इसका मतलब ये है कि फाइटोक्रोम ए जो है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पीआर एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पीएफआर. Same is the case with the type 2 phytochromes. Phytochrome B, C, D, E can be in the PR form and can be in the PFR form. उसको इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना है. ओके, ऑल दो डिटेक्टेड इन द ग्रीन प्लांट्स. फाइटोक्रोम्स को हमने जब इसकी डिस्कवरी देखी थी तभी हमने देखा था कि इसको डिस्कवरी इसकी लेट ही इस वजह से हुई थी कि ये भी ग्रीन पार्ट्स में ही पाया जाता है, क्योंकि इसने भी लाइट को ऑब्जॉर्व करके तो काम करना होता है. और लाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए मेन जो प्लांट का आप कह लें कि रीजन है, जो पार्ट्स है, वो प्लांट के लीफ है. और लीफ में मेजरली क्लोरोफिल पाया जाता है. वो बताते हैं खुद एक बहुत अच्छा पिगमेंट है जो कि काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में लीफ में पाया जाता है. तो इसी ग्रीन कलर होने की वजह से ही फाइटोक्रोम की डिस्कवरी भी काफी लेट हुई, क्योंकि ये मास्क होता रहा क्लोरोफिल के साथ. तो ऑल्दो डिटेक्शन इन द ग्रीन प्लांट्स, दीज फाइटोक्रोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द इथियोलेटेड प्लांट्स. एज आई टोल्ड यू कि ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में इसकी सिंथेसिस नहीं होती बल्कि ओवरऑल प्लास्टिड्स में होती है. तो जब ग्रीन प्लांट पार्ट नहीं भी होता, इथियोलेटेड प्लांट होते हैं. इथियोलेटेड प्लांट कौन सा होता है? जिसमें क्लोरोफिल जो है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है या क्लोरोफिल बनता ही नहीं है. जब आप सीडलिंग को ज्यादा देर तक डार्कनेस में ग्रो करें तो जो प्लांट बनता है उसको हम कहते हैं इथियोलेटेड प्लांट. तो उसमें भी इसकी जो आप कह लें कि जो प्रेजेंस है वो मौजूद है. द रीजन इज दैट the expression of their messenger RNA is not sufficiently changed by light, and the encoded phytochrome B through E, यानी B, C, D, E जो है ये इथियोलेटेड प्लांट में पाए जाते हैं. एंड these proteins are more stable in PFR फॉर्म. ठीक है, ये बात तो हम पहले कह चुके हैं ना कि PFR जो है ये इसकी ज्यादा स्टेबल फॉर्म है और पीएफआर फॉर्म जो है इसकी फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है. और पीएफआर फॉर्म ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए. और लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि पीएफआर फॉर्म जो है वो किसी काम की ही नहीं है. ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, बट जो मेजर रोल है दैट इज परफॉर्म बाय पीएफआर. अच्छा, अब उसमें भी हमने बात करनी है कि इथियोलेटेड में भी ये पाए जाते हैं. तो इथियोलेटेड में क्या पीएफआर ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पीएफआर बी, पीएफआर सी, पीएफआर डी, पीएफआर ई ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसकी हम बात करें कि इथियोलेटेड प्लांट्स में क्योंकि लाइट उसको मिलती नहीं है इसीलिए तो वो इथियोलेटेड है. तो उसमें पीएफआर जो है बी, सी, डी, ई वो पाई जाती है. लेकिन पीएफआर ए जो है उसका वो वहां पे मौजूद नहीं होता. इसका मतलब ये है कि जो इथियोलेटेड प्लांट्स हैं जिनमें लाइट अभी नहीं मिलती तो वो पीएफआर वाला जो जीन है ए वाला वो एक्सप्रेस उसमें नहीं. More recently, the two types have been shown to be distinct proteins. और अभी हमने देखा है कि डिफरेंट स्टडीज से कि ये जो दोनों टाइप्स हैं ये इनमें ना सिर्फ ये कि इनकी कैटेगरीज डिफरेंट है बल्कि इनके तरफ क्लियर जो है आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इनकी प्रोटीन्स जो है दूसरे से डिफरेंट है. The cloning of the genes that encode different phytochrome polypeptides has clarified that the distinct nature of the phytochromes present in etiolated and green seedlings, ये दोनों different type की प्रोटीन है. वो जो कि ग्रीन सीडलिंग में पाए जाते हैं यानी कि पीएफआर ए, और वो जो कि एटियोलेटेड प्लांट में पाए जाते हैं यानी कि पीएफआर बी, पीएफआर सी, पीएफआर डी, पीएफआर ई. इन दोनों की प्रोटीन्स में डिफरेंस है. एक तो ये कि वैसे भी डिफरेंस तो आना ही है क्योंकि डिफरेंट जीन से इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं. ठीक है, इनके जीन भी डिफरेंट है. लेकिन इसके अलावा भी इनमें जो क्लियर चेंजेस हैं जो हम देख सकते हैं. लेकिन काम तो क्योंकि एक ही कर रही हैं तो एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए, बट ये आपस में इनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इवन इन द इटियोलेटेड सीडलिंग्स फाइटोक्रोम में देखा गया है कि ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ द रिलेटेड प्रोटीन्स इनकोडेड बाय डिफरेंट जीन्स. जैसे कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें पीएफआर बी भी पाई जाएगी, सी भी पाई जाएगी. तो मिक्सचर ऑफ फाइटोक्रोम्स जो है टाइप 2 के वो पाई जाती हैं. और अगर लाइट मिल जाए तो पीएफआर ए जो है उस वो भी इसमें पूल में शामिल हो सकता है. तो ओवरऑल हमारे पास अब जो हमने पहले बात की थी कि इसका खुलासा, इसके फंक्शन का खुलासा कि किस तरीके से फाइटोक्रोम का सिस्टम जो है वो वर्क करता है. तो फाइटोक्रोम का जो भी जीन होगा, चाहे वो ए वाला जीन है, चाहे वो बी प्रोटीन वाला जीन है, चाहे वो सी है, चाहे वो डी है, चाहे वो ई है, कोई भी जो भी इसका जो आप कह लें कि जो जीन है, क्योंकि मल्टी जीन फैमिली है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि द फाइटोक्रोम जीन PHY जीन. और इस जीन से बनेगा उसका मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए से फिर पहले क्या बनेगा PR, एंड देन उसके बाद क्या बनेगा PFR. अगर रेड लाइट मिलेगी तो PFR में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर फार रेड लाइट मिलेगी तो PR में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसके साथ ही आपके पास जो है
इसके एक और भी चीज है कि ओनली फॉरवर्ड लाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बल्कि थर्मल रिवर्जन के जरिए भी पीएफआर, यानी कि आप कह लें कि ओनली अगर हीट आप प्रोवाइड करें विदाउट लाइट, तो वो भी जो है पीएफआर को पीआर में कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पीएफआर पर की फॉर्म में एक इसकी शक्ल नजर आ रही होगी। तो पर का मतलब ये है कि ये डिग्रेड हो सकता है। इसी तरीके से पीआर के ऊपर भी पर का निशान आपको नजर आ रहा है, तो ये भी डिग्रेड हो सकता है। तो दोनों जो है वो डिग्रेडेशन की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा पीएफआर क्योंकि फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, तो इससे कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो भी आपको मिल सकता है। जो रिस्पॉन्स हमने पहले ही बताया था कि फ्लावर की इनिशिएशन हो गई, जो है बाकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसकी मैंने पूरा खुलासा देखा था, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो है आप कहें कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर होना, ये सब चीजें जो है जो कि फाइटोक्रोम्स की वजह से होती है। सीड की जर्मिनेशन, सीडलिंग की ग्रोथ, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट, आपको एक पूरा टेबल दिखाया, तो वो सब यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में लगा सकते हैं। और इसके अलावा रिस्पॉन्स जब आ जाता है तो फीडबैक, जैसे किसी भी मैकेनिज्म की तरह फीडबैक इनिबिशन के जरिए ये फर्दर फाइटोक्रोम की जो सिंथेसिस है उसको जीन को ब्लॉक करके या ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करके या एक्सप्रेशन को ब्लॉक करके, तो इसकी फर्दर सिंथेसिस जो है उसको ब्लॉक भी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फाइटोक्रोम्स की, तो इसको ये हर तरह के प्लांट्स में ये आपको मिलता है। एंजियोस्पर्म्स में, मोनोकॉट्स डाइकॉट्स दोनों में ये पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में ये है, फर्न्स में है, मॉसेस में है, अल्जी में है। ठीक है, तो कलर क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिलता जुलता ही है, क्योंकि सेम रेंज की जो लाइट है उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, तो फाइटोक्रोम को डिटेक्ट करना मुश्किल हुआ, लेकिन उसके बाद जब डिटेक्ट हुआ तो देखा गया कि ये हर तरह के प्लांट्स में ये मौजूद था जिनमें ग्रीन कलर मौजूद है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फर्न्स, मोसिस, अल्जी, हर तरह का प्लांट्स। इसके अलावा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटियोलेटेड सीडलिंग में उसको स्टडी किया गया है, बहुत ही डिटेल के साथ इसको देखा गया है कि एटियोलेटेड सीडलिंग को लेकर, और इसमें देखा गया है कि उसके किस पार्ट में फाइटोक्रोम ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। बेटा हाँ नहीं बेटा, ये उधर दिया। एटियोलेटेड सीडलिंग में इसको बहुत ही आप कह लें कि डिटेल से स्टडी किया गया है। अभी मैं इसके डायग्राम भी दिखाऊंगी, डायग्राम पहले आ जाएगी, लेकिन उसको उस डायग्राम को बनाने के लिए काम कैसे किया गया उसकी डिटेल जो है वो आने वाली स्लाइड्स में है। सो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में देखा गया कि इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है सीडलिंग की, और इन रीजन्स दैट वर रिसेंटली मेरिस्टेमेटिक, जैसे कि बर्ड है, क्योंकि बर्ड से बाद में तो फ्लावर बन जाता है ना, लेकिन जब बर्ड होती है तब उस टाइम पे उसकी रीजन में जो है वो हाई कंसंट्रेशन देखी गई है। फर्स्ट नोड ऑफ द पी या टिप ऑफ द पी, उसमें जो है इसकी कंसंट्रेशन हाई देखी है, और नोड रीजन ऑफ द पोलिपेटालिन, और यहाँ पे इनकी जो है कंसंट्रेशन हाई है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाई है उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी डायग्राम है। खूबसूरत हमेशा मैं उस डायग्राम को कहती हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी एक जगह पे मौजूद हो और इन्फॉर्मेटिव हो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप नोट कर ही सकते हैं, जैसा कि मेरा ख्याल है अब आप इतनी दफा इतने ग्राफ्स मेरे साथ पढ़ चुके हैं कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जितना बार जो है वो साइज उसका ज्यादा होगा, लेंथ उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि बार दोनों तरीकों के हो सकते हैं ना, वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही इसको प्रेजेंट किया हुआ है। ये यहाँ से इसके डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है, ये रूट है सीडलिंग की, और इसकी जो आप कह रहे हैं कॉटिलेडन है, और इसका जो है एपिकोटाइल है। ठीक है, और इसी तरीके से ये इसके टिप है। तो इन तमाम जगहों पे हमने देखना है कि आया, अच्छा ये पता कैसे चला कि इन तमाम जगहों पे कैसे कैसे है, ये मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगी। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि सीडलिंग में किस जगह पे जो फाइटोक्रोम्स है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा पाई जाती है। तो इनमें आपके पास जो बिल्कुल टिप है रूट की, उसमें कंसंट्रेशन है। रूट में ही अगर कंपेयर करें तो जैसे जैसे वो ओल्डर रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां के हिस्से में कंसंट्रेशन जो है वो कम होती चली जाती है। इसके अलावा अगर आप इसकी जो कह लें कि कॉर्डिलेटन्स में देखें तो वहां पे भी जो है नोटेबल कंसंट्रेशन इसकी मौजूद है। और अगर आप इसकी एपिकोटाइल वाले रीजन में देखें तो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो एपिकल रीजन में ही है, और इवन मोर कंसंट्रेशन इज हियर इन दिस रीजन जस्ट बिलो द एपिकल रीजन। और लीफ इसमें इस सारे हिस्से में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, एपिकोटाइल की अनकॉइलिंग, लीफ एक्सपेंशन, ग्रीनिंग ऑफ द स्टेम, जो है ओवरऑल ग्रोथ जो है, इन सबको जो है ये इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है फाइटोक्रोम। तो इस तरीके से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन किस जगह पे हाई है और किस जगह पे लो है।
अच्छा, अब किसी भी एक टेक्निक होती है जिससे किसी भी हम जीन के एक्सप्रेशन को मालूम कर सकते हैं। इससे जनरल टेक्निक है, सिर्फ फाइटोक्रोम के लिए नहीं है, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है फाइटोक्रोम के जीन के एक्सप्रेशन को मालूम करने के लिए। ठीक है, और टेक्निक क्या है? टेक्निक शायद आपने कहीं वर्ड सुना हो गस का, मेरे ख्याल है किसी एक हार्मोन में ये वर्ड यूज हुआ है, गस। और गस टेक्निक होती क्या है कि एक एंजाइम है, बीटा ग्लूकोरोनाइडेज। तो बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम का जो जीन है, इस जीन को हम बोलते हैं मतलब ऐसा जीन जिसके प्रोडक्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसा जीन जिसके प्रोडक्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड जीन। तो गस जो है, ये जो बीटा ग्लूकोरोनोसाइडेज की जो जीन है, ये भी ऐसा ही जीन है कि जिसका ये जो प्रोडक्ट है, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कि ये पहले जो है वो ब्लू कलर का होता है, इसका जो सबस्ट्रेट है, और जब ये जीन अपना एक्सप्रेस करवाता है और ये एंजाइम बनाता है, तो वो उस ब्लू कलर के सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू कलरलेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितना ब्लू कलरलेस हो जाएगा, उतना आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा, इसमें ये एंजाइम इस्तेमाल हुआ। एंजाइम तभी इस्तेमाल होगा ना जब उसका जीन वो एंजाइम बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये जीन इस टाइम पे टर्न्ड ऑन है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन जो है इस टाइम पे वो टर्न्ड ऑन है। अच्छा, अब इसी तरह के रिपोर्टर जीन्स को, यानी कि ये गस को ही अगर आप अटैच कर दें किसी ऐसे जीन के साथ, किसी ऐसे जीन के प्रोमोटर रीजन के साथ कि जिसके एक्सप्रेशन को आप मालूम करना चाहते हैं, और उसका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि वो आप उसको देख सके, जैसे फाइटोक्रोम है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट आपको एज इट इज नजर नहीं आ रहा, उसकी प्रोटीन ऐसी नहीं है कि जो किसी कलर सब्सटेंस को जो है वो कलरलेस में कन्वर्ट कर दें, या ऐसी चीज की जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो फिर क्या करते हैं कि जो रिपोर्टर जीन होता है ना, उसको जानबूझकर बायोटेक्नोलॉजिकली उस जीन के साथ, उसके प्रोमोटर रीजन के साथ इंसर्ट कर देते हैं। और उसके बदले में जैसे ही वो टर्न ऑन होता है, क्योंकि उसके प्रोमोटर रीजन के साथ इसको अटैच किया होता है, तो जैसे ही वो टर्न ऑन होता है, तो साथ में ये जीन भी एक्सप्रेस हो जाता है। तो पता चल जाता है कि अच्छा, कि इसका प्रोमोटर रीजन एक्टिव हुआ है, तो ये जीन भी उसने इस जीन को भी जो है वो एक्सप्रेस करवा दिया। तो इन इन दैट सेंस वी कैन आइडेंटिफाई कि आया इस स्पेसिफिक सैंपल में या टिश्यू में या इस हिस्से में जो है ये फाइटोक्रोम का या वो जीन जो कि अंडर स्टडी है वो ऑन है। जी, ओके। तो इसी तरीके से फाइटोक्रोम को भी स्टडी किया गया, और ये इसकी डिटेल है कि एडवांटेज, ये जो गस जीन की एडवांटेज मैं आपको बता रही थी, ये वो है कि कन्वर्ट करता, सॉरी मैं उल्ट बोल रही हूँ, मेरा ख्याल है कि ये कलरलेस सब्सटेंस को यानी कलरलेस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू को कलरलेस नहीं करता, कलरलेस को ब्लू कर देता है। तो इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिसेंस के जरिए इस गस जीन को जो आपका स्टडी जीन वाला जीन होता है, उसके प्रोमोटर रीजन के साथ जो अटैच कर देते हैं। और इस तरीके से जैसे अब अरेबिडोप्सिस में इसको स्टडी किया गया फाइटोक्रोम्स को, तो ये देखिए, ये अब आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा, PHYA, यानी कि वो जीन जो कि ए प्रोटीन बनाता है फाइटोक्रोम की, उसको 10 जीन के साथ जो है वो अटैच करके, तो PHYA 10, ये जो है ये कॉम्बिनेशन, इस तरह PHY 10 ये कॉम्बिनेशन बनाया गया, और इस तरीके से इनके एक्सप्रेशन को नोट किया गया। और फिर उससे फिर ये डायग्राम बनी है जो मैंने आपको पहले दिखाई है कि आया यहाँ पे फाइटोक्रोम ए जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, या बी है, या सी है, या डी है, या कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से इसको स्टडी किया गया। जी बेटा, कोई बात कर रहे थे आप? जी, जी बोले, कोई क्वेश्चन पूछना था? यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि जो प्रोमोटर रीजन है उस पे जाके जीन बाइंड होगा, तो मैम प्रोमोटर रीजन तो वो होता ना कि जहाँ पर आके एंजाइम आके अटैच होता है, तो जीन तो मैम किस तरह मतलब अटैच होगा उसके साथ? प्रमोटर रीजन के साथ एंजाइम आके अटैच होता है? यस मैम, कोई भी प्रोमोटर रीजन हो उसके अच्छा, साथ न्यूट्रिशन की मतलब जो आके ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, एंजाइम यानी अटैच होता पॉलीमरेज है। एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहे हैं आप? ऐसा में यही बात तो बेटा आपको बता रही हूँ कि प्रमोटर, देखिए ना, एक एक जीन है, उसका एक प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन का काम क्या होता है? वहां वहां से RNA ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनना
उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, जो आप कह रहे हैं कि वहां पे आके एंजाइम अटैच होता है, तो वो वहां पे आके अटैच होगा और उसने क्या करना है, जीन को ट्रांसक्राइब करवाना है। और हमने क्या किया है, जानबूझकर उसी प्रमोटर रीजन के साथ ही दूसरे जीन को भी इंसर्ट करवा दिया है, ठीक है, ताकि उनका प्रमोटर सेम यूज हो जाए। ओके मैम। दोनों जीन बायोटेक्नोलॉजिकली जानबूझ के किया है ना, नेचुरली तो ऐसा नहीं हो रहा। जी आयशा। मैम, तो दो डिफरेंट जीन्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे इधर फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। प्रमोटर रीजन सिर्फ इस्तेमाल किया है, यानी कि यूं आप कह लें कि जैसे आपके पास कोई मशीन होती है। अब मुझे गाजरों की एग्जांपल याद आ रही है, क्योंकि आजकल गाजरें ही मशहूर है और मैं भी बना चुकी हूँ 2-3 दफा। मतलब आपके पास भी गाजरें हैं, आपके हमसाये के पास भी गाजरें हैं, और वो मशीन आप भी इस्तेमाल कर लें, दूसरे भी कर लें, तो एक्चुअली तो मशीन इस्तेमाल हो रही है ना। आपकी तो अपने आपकी पास ही है गाजरें, उसकी उसके पास ही है, तो मैम जो जीन अपनी दूसरा जगह जीन होगा मौजूद उसके है। पास अपना प्रमोटर रीजन नहीं होगा, हम मतलब कि एक ही होगा, प्रमोटर रीजन डेफिनेटली क्यों होगा, इस्तेमाल करवाएं? लेकिन हमने जानबूझ के उसको मैनिपुलेट किया है ना, कि हमने उसको ऐसे जीन के प्रमोटर रीजन के साथ अटैच करवा दिया जानबूझ के, ताकि जब वो प्रमोटर रीजन एक्चुअली तो एक्टिव होना है अपने जीन के लिए, लेकिन साथ में हमने आर्टिफिशियली एक दूसरे जीन को भी इंसर्ट करवा दिया है, ठीक है। एक्चुअली तो उसने एक्टिव होना अपने जीन के लिए, लेकिन जब हमने आर्टिफिशियली दूसरे जीन को भी करवा दिया तो वो भी उसके साथ ही एक्सप्रेस हो जाएगा। अब होगा तो वो भी जीन हो रहा होगा एक्सप्रेस, उनको भी जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा, लेकिन जो जीन जिसकी हमें पहचान नहीं है, जिसको हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते, तो दूसरे जीन की वजह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी प्रोमोटर रीजन की वजह से वो एक्सप्रेस हुआ होगा ना, क्योंकि हमने उसको वहीं बाइंड किया था, और तो कोई प्रोमोटर रीजन था नहीं उसके पास, ठीक है। क्योंकि वो एक्सप्रेस हुआ तो हमें आइडिया लग गया कि अच्छा अब ये हुआ है तो वो भी हुआ होगा, क्योंकि प्रोमोटर रीजन सेम है। मैम ये प्रोसेस हम सिर्फ आर्टिफिशियली करवा सकते हैं या प्लांट्स में ऐसा हो भी रहा होता है? प्लांट में ऐसा मतलब हो सकता है, जैसे आप कह सकते हो कि जिस तरह होता है, क्या उसे कहते हैं, मल्टीपल जीन्स को सेम प्रमोटर जो है वो करता है, जिस तरह आपके पास लैक ऑपिरॉन की एग्जांपल है। मल्टीपल जीन्स को एक ही प्रमोटर नहीं कंट्रोल कर रहा होता। मैम वो तो उसमें हम पोलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करते हैं कि मतलब कि जो एक मैसेंजर आरएनए होता है वो मतलब कि एक से ज्यादा वो मतलब ना एंजाइम बना रहा होता है या प्रोटीन्स बना रहा होता है, लेकिन नहीं मैम बेटा, वो उसमें अलग भी जो जीन्स हैं उनके, उनके प्रॉपर अलग जीन्स हैं, उनका प्रमोटर रीजन एक ही है, और उसको हम कलेक्टिवली, जब ऐसे होता है कि रेगुलेटरी रीजन एक ही होता है और मल्टीपल जीन्स को वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो उसका ओपिरॉन है। ओपिरॉन की तो डेफिनेशन ही ये है, और आपने देखा नहीं, उसकी अलग अलग जीन्स हैं, वो क्लियर बट मैम डिमार्केशन है। वो तो बात ठीक है मैम, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैम ये तो नेचुरली पॉसिबल है ना, हम आर्टिफिशियल किस तरह मतलब इस प्रोसेस को करवा सकते हैं कि मतलब एक जीन्स को मतलब इंसर्ट करें फिर उसका मतलब कि एक ही बायोटेक्नोलॉजी की प्रमोटर टेक्निक रीजन के रहने जरिए, दें अब आगे तो तो आप फिर लोग वो। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स 2 पढ़ रहे हो, और बायोकेमिस्ट्री 1 आप पढ़ चुके हो, तो आपको पता नहीं है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस के जरिए आप जीन को इंसर्ट करवा सकते हैं, गन्स के जरिए आप आर्टिफिशियली जीन्स जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आम नॉर्मल टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के, किसी भी अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप अपनी मतलब एक जीन है वो किसी एक प्लांट में नहीं पाया जाता, और आप किसी और प्लांट में वो मौजूद है। इवन एनिमल्स के जीन जो हैं, मेरा ख्याल है मैंने आपको एक हार्मोन में भी एक एग्जांपल दी थी कि माउस के जीन्स को इंसर्ट करवाया गया था टोमेटो के सीडलिंग में, ठीक है, और उसका उससे ओडीसी एंड एडीसी का जो हमने पढ़ा था, जो हमने डिस्कशन की थी, ओडीसी एंड एडीसी, और दी ऑर्निथीन डिकाबॉक्सिलेज एंड आर्जिनिन डिकाबॉक्सिलेज, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी। तो वो सेम ही, टेक्नोलॉजी तो सेम है ना, स्ट्रेटेजी तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमने ये किया है कि उसका प्रमोटर रीजन हमने इस्तेमाल कर लिया है, ताकि जब वो एक्सप्रेस हो, जब वो ऑन हो, तो ये एक्सप्रेस होगा तो इसका तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था, जो एक्चुअल जीन ऑफ स्टडी है, अंडर स्टडी है, उसके जरिए हमें उसका पता चल जाएगा। ओके मैम। ओके अब आपके पास ये वैसे जो मैंने आपको बातें बताई है ना, इसकी डिटेल लाइन बाय लाइन यहाँ पे मौजूद भी है, लेकिन फिर भी ना पता चले तो आप दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस सारी स्टडी से हमें फिर बेटा ये जो स्टोरी है, ये जो डायग्राम है, एक्चुअली ये काफी सारे एक्सपेरिमेंटेशन का खुलासा है, यानी कि इसमें से हर रीजन को उन्होंने लिया होगा, हर रीजन में ये टेक्निक इस्तेमाल की होगी, और फिर उसको उस रीजन को
देखा गया कि उसके अंदर फाइटोक्रोम ए मौजूद है या बी मौजूद है या सी मौजूद है, डी मौजूद है, एंड देन अगेन फिर उसमें PFR फॉर्म में है, PR फॉर्म में है, और फिर उसकी जो है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली इस जो ग्राफ को, जो कि देखने में बिल्कुल एक सिंपल सा ग्राफ है, इसको ड्रॉ किया गया है तो इस टेक्निक के जरिए। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि ये जो सिमिलर स्टडीज जो अरेबिडोप्सिस में, जिनमें मैंने आपको बताया कि PHYA जीन और PHYB जीन के साथ इनको फ्यूज करके और वापस अरेबिडोप्सिस में लगा के कंफर्म किया है कि PHYA जो है results for tobacco and indicated that PHYB gas is expressed at much lower levels than PHY in all tissues। और टोबैको प्लांट में इनको स्टडी किया गया है तो उन्होंने देखा है कि ज्यादा जो आप लेवल्स है ना उसके फाइटोक्रोम के जीन्स के, यानी टाइप 1 एंड टाइप 2 में हमने डिवाइड किया ना कि टाइप 1 में PHYA है और टाइप 2 में B से लेकर जो है वो E तक है, लेकिन अंडर स्टडी दो ही थे, PHYA और PHYB। तो इसमें देखा है कि जो इसके लेवल्स हैं PHYA के वो कम है और जो PHYB है उसके ज्यादा है, ठीक है। और ये डार्क ग्रोन की बात हो रही है, डार्क ग्रोन सीडलिंग की बात हो रही है, लाइट वाले की बात नहीं हो रही, उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। A recent study comparing the expression of the pattern of PHYB gas and PHYD and PHYE gas fusion in Arabidopsis also revealed that although these type 2 promoters are less active than the type 1 promoter, they do show distinct expression pattern, and thus the general picture emerging from these studies is that the phytochroma are expressed in distinct but overlapping pattern। मतलब एक ही जगह पे इनकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों जो है टाइप्स के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरी बात का खुलासा क्या है वो भी मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि इन समरी फाइटोक्रोम्स जो हैं दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन द यंग undifferentiated tissue in the cells where the messenger RNA are most abundant, वहां पे ही फाइटोक्रोम भी abundant होंगे, and the promoters are most active। The strong correlation between the phytochrome abundance and the cells that have the potential for dynamic developmental changes, जिन जो ज्यादा आप कह लें कि स्टेज पे हैं कि जिनमें डायनामिक चेंजेस आने हैं, तो वहां पे फाइटोक्रोम्स की क्वांटिटी भी, उनका लेवल भी आपको हाई मिलेंगे। विद द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन कंट्रोलिंग सच डेवलपमेंटल चेंजेस, एंड हाउएवर नोट दैट द स्टडीज discussed here do not address with whether the phytochromes are photoactive और एपोप्रोटीन्स और होलोप्रोटीन्स। अभी ये हम इसके बारे में हमने बात नहीं की कि इस टाइम पे जो उनको फाइटोक्रोम्स की जो हालत है वो क्या है, ये हमें नहीं पता कि वो एपोप्रोटीन की फॉर्म में ये काम अंजाम दे रहा है होलोप्रोटीन के, ये स्टडी से नहीं पता चला, सिर्फ ये पता चला है कि इसमें ये मौजूद है। तो इसके लिए फिर फर्दर जो है वो डाटा रिक्वायर्ड है, जो कि बाद में आने वाली स्टडीज से कुछ हमें मिला भी है, लेकिन अभी भी इस पे बहुत सारी स्टडीज जो है वो चल रही हैं बहुत ज्यादा। ओके बेटा, इसके साथ ही फाइटोक्रोम से रिलेटेड एक, वैसे तो ये हर एंजाइम की, हर एक होने वाले एक्शन की जो है, रिएक्शन की जो है वो कहानी है कि एक उसका लैग टाइम होता है और एक उसका एस्केप टाइम होता है, लेकिन फाइटोक्रोम के लिहाज से इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर कि व्हाट इज लैग टाइम एंड व्हाट इज एस्केप टाइम। तो लैग टाइम की डेफिनेशन पहले ही जो है आप कहने के सेंटेंस में लिखी हुई है कि मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू द फोटो एक्टिवेशन ऑफ फाइटोक्रोम may be observed visually after a lag time। और lag time है क्या? A time between a stimulation and an observed response। उसके दरमियान में जो टाइम है, यानी कि मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल इसके बारे में समझाया हुआ है कि जब आप रिएक्टेंट्स को, रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स को दे दें लेकिन वो अपना काम यानी कि प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट ना करें, या वो एक दूसरे से रिएक्शन जो है स्टार्ट ना करें, दिस इज लैग टाइम, ठीक है। तो इसी तरीके से द स्टिमुलेशन का पॉइंट जहाँ पे आप उसको लाइट देते हैं और आप ये समझते हैं कि अब इसका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, रेड और फार रेड लाइट, तो उसके बाद जब रिस्पॉन्स जब तक आ नहीं जाता तब तक का जो टाइम है दिस इज नोन एज लैग टाइम। द लैग टाइम मे बी एज ब्रीफ एज फ्यू मिनट्स or as long as several weeks, and the more rapid of these responses are usually reversible movements of the organelles और reversible volume changes, जैसे कि किसी चीज का स्वेल होना, सेल का स्वेल होना या श्रिंक करना, तो ये ऐसी चेंजेस हैं जो कि स्वेलिंग हो जाना और फिर वापस श्रिंक हो जाना, तो रिवर्सिबल है ना। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ फाइटोक्रोम्स, एंड बट इवन सम ग्रोथ रिस्पॉन्सेज आर आल्सो remarkably fast because of the phytochromes। Information about the lag time of the phytochrome response helps researcher evaluate the kind of the biochemical events that could take place। तो जितना कोई biochemical event जल्दी होगा उतना ही उसका लैग टाइम कम होगा, और जितना किसी बायोकेमिकल इवेंट को होने में टाइम लगेगा उतना ही उसका लैग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो बायोकेमिकल इवेंट्स हैं उसको आपस में, अगर आपके पास एक
पूल ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स है, तो आप लैग टाइम की बुनियाद पर उनको डिवाइड करके और फिर उनको एक दूसरे से सेपरेट करके तो इजीली स्टडी कर सकते हैं कि इतने टाइम में तो ये इवेंट हो जाता है और इतने टाइम में तो ये इवेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो कौन सा इवेंट हुआ है और कौन सा काम किस इवेंट की वजह से जो है वो टेक्स प्लेस हो सका है। इसी से रिलेटेड जो सेकंड टर्म है दैट इज एस्केप टाइम। तो जैसे लैग टाइम मैंने आपको बताया कि वो टाइम है जो कि स्टिमुलेशन और ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्स के दरमियान वाला टाइम है। एस्केप टाइम जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज फरार हो जाती है, ठीक है। अब फरार क्या हो जाता है, आपको बताया ना कि फाइटोक्रोम्स से होने वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, तो हम कहते हैं ये शुरू की बात है, ठीक है। अब इसमें हम चेंजेस भी लेकर आएंगे। तो रिवर्सिबल होते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइटोक्रोम्स। तो जो रिवर्सिबल इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है उसका भी एक टाइम है, ठीक है। और आफ्टर दैट टाइम वो जो रिवर्सिबिलिटी वाला फिनोमिनन है उससे वो चीज स्केप हो जाती है, वो फिनोमिनन उससे स्केप हो जाता है, वो रोल फिजियोलॉजिकल रोल से स्केप हो जाता है। और अगर वो टाइम गुजर जाए यानी स्केप टाइम गुजर जाए तो आप उस रिस्पॉन्स को फिर रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइटोक्रोम्स में भी क्योंकि वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आर देयर, तो जो रिस्पॉन्सेज इन सब का एक कोई स्केप टाइम होगा और उस स्केप टाइम से पहले पहले वो रिवर्सिबल होंगे, और स्केप टाइम अगर गुजर जाता है तो फिर देर इज नो मोर रिवर्सल, और उसके बाद फिर जो रिवर्स होना जो है प्रोसेस का वो पॉसिबल नहीं रहेगा। जैसे कि मेरे ख्याल है कुछ चीजें ऑब्वियस भी हैं कि ग्रोथ के कुछ अब एक एक स्टेम है वो एलोंगेट कर चुकी है, तो क्या वो वापस शॉर्ट हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी एस्केप टाइम कि जिस हद तक जो है या तो वो सीज हो जाएगी या वो अपने इवेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक दफा वो हो जाए फिर उनको कोई भी रिवर्स नहीं कर सकता। ऑल्दो अभी आप और भी ऐसे रिस्पॉन्सेज देखेंगे जो कि वन टाइम होते हैं और वो रिवर्सिबल होते ही नहीं, फोटो रिवर्सिबल नहीं होते, जो कि हमने फाइटोक्रोम्स का खासा जो है वो हमने हमने बात की है कि वो इसकी वजह से होता है। ओके उसके बाद एस्केप टाइम और लैग टाइम की बात हो गई। अब हम ये देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू लाइट, क्योंकि हमने बात की है ना कि फाइटोक्रोम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पीआर से पीएफआर, पीएफआर से पीएफआर में पीआर में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए उसको लाइट चाहिए। तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट कि आया उसको कितनी लाइट चाहिए और किस किस्म की लाइट चाहिए और उसके यूनिट क्या होने चाहिए एंड एटसेट्रा इस तरह की चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन आती है, इसमें हम बोलते हैं इरेडियंस, और इरेडियंस का दूसरा नाम जो है वो फ्लुएंस रेट भी है। और उसके अलावा एक जो डेफिनेशन है जो कि आपके कंसर्न की, दैट इज फ्लुएंस। अब व्हाट इज फ्लुएंस? द अमाउंट ऑफ लाइट जो किसी भी एक एरिया में यानी कि पर स्क्वायर मीटर आप कह लें, द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ क्वांटा पर स्क्वायर मीटर, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज फ्लुएंस। अच्छा अब अगर हम इसी अमाउंट ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक एरिया इन 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 टाइम, अगर उसको हम टाइम के साथ भी रिलेट कर दें तो वो बन जाएगा इरेडियंस, ठीक है। मतलब ओनली लाइट impinging in specific area is fluence, or light impinging in a specific area in 1 minute, in 1 second, in 1 hour, ठीक है। this will be the फ्लोएंस रेट और इरेडियंस इसको बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है, रेडियंस और फ्लोएंस रेट एक ही चीज है। और ओनली फ्लोएंस मीन अमाउंट ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर, और मोस्ट ट्रूली स्पीकिंग अगर इसके यूनिट्स देखते हैं तो मोल्स ऑफ द क्वांटा पर स्क्वायर मीटर, वो तो मैं आपको वैसे लेमैन वाली लैंग्वेज में बता रही थी। तो एक्चुअली इसके जो यूनिट्स हैं दीज आर मोल्स ऑफ क्वांटा पर स्क्वायर मीटर। तो मोल पर स्क्वायर मीटर इज इट्स यूनिट ऑफ द फ्लुएंस, और अगर इसके साथ आप सेकंड्स को ऐड कर दें पर सेकंड तो वो फिर इसका रेट बन जाएगा और उसको इरेडियंस भी कहते हैं। अच्छा मैं ये आपको इरेडियंस और फ्लुएंस का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी की बुनियाद पे मैं आपको फाइटोक्रोम्स के रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको कैटेगराइज हम करने लगे हैं कि फाइटोक्रोम्स को डिपेंडिंग ऑन कि उनको कितनी लाइट पर यूनिट एरिया चाहिए, कितनी लाइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड चाहिए, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, कितनी लाइट पर यूनिट एरिया चाहिए इस फ्लुएंस, कितनी लाइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड चाहिए, दिस इज फ्लुएंस रेट, ठीक है। तो आया किसी रिस्पॉन्स को ओनली फ्लुएंस इज रिक्वायर्ड और फ्लुएंस रेट इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो आप मेरे ख्याल है ये चीज तो आराम से समझ सकते हैं कि जब पर सेकंड की हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि हम लम्हा बलम्हा ये जानना चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी की लाइट जो है उसको मिल रही है, और सिंपली एक एरिया पे कितनी लाइट पड़ रही है, तो वो सिंपल फ्लुएंस है। अच्छा अब इसकी बुनियाद पे आप जो फाइटोक्रोम्स के रिस्पॉन्सेज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो जिनको बहुत कम लाइट चाहिए,
या इन टेक्निकली स्पीकिंग जो बहुत ही लो फ्लुएंस की जिनको लाइट चाहिए उनको हम बोलेंगे वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VLFR से, ठीक है, FRs रिस्पॉन्सेज के लिए। और इसी तरीके से वो जिनको जो है वो लाइट लो फ्लुएंस से थोड़ी ज्यादा चाहिए उनको हम कहेंगे लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत हाई फाई इंटेंसिटी की लाइट हो, उसको हम बोलेंगे LFRs यानी कि लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज। और इसी तरीके से एक तीसरी कैटेगरी है जिनको हाई इंटेंसिटी की लाइट रिक्वायर्ड है, पर सेकंड का भी उसमें हमें शुमार रखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितनी लाइट चल रही है, उसके हिसाब से वो जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी कैटेगरी जो है वो डिफाइन होगी, और उनको फिर हम बोलते हैं हाई इरेडियंस रिस्पॉन्सेज, HIRs, हाई इरेडियंस रिस्पॉन्सेज। एज द नेम इंडिकेटेड VLFRs, LFRs इनको कम लाइट चाहिए, एंड HIRs जो है इनको ज्यादा लाइट चाहिए। और फ्लोरेंस रेट में भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। एक और चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि जो VLFRs हैं और जो HIRs हैं, ये दोनों ऐसे इवेंट्स हैं, ये दोनों ऐसे आप कह लेंगे फाइटोक्रोम के रिस्पॉन्सेज की कैटेगरीज हैं जो कि इरिवर्सिबल है, जो कि इरिवर्सिबल है। अगर ये एक दफा हो जाए तो ये वापस नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, और जो सेंटर वाला है ना, लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज, ये ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो कि फोटो रिवर्सिबल हैं, यानी कि रेड देंगे तो ये हो जाएंगे, फार रेड देंगे तो ये नहीं होंगे, या फार रेड देंगे तो ये हो जाएंगे, रेड देंगे तो ये नहीं होंगे। मतलब कि ये लाइट के जरिए रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन जो वेरी लो है और जो हाई रेडियंस वाले हैं ये आप कह लें कि ये अपनी फोटो रिवर्सिबिलिटी खो देते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी डायग्राम दिखा दूं और फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे शो भी किया गया है, नीचे है जी आपके पास लॉन्ग फ्लुएंस यानी कि लाइट इंटेंसिटी इन अदर टर्म्स, और ऊपर जो है वाई एक्सिस पे वी हैव द रिलेटिव रिस्पॉन्स, कि कितना रिस्पॉन्स जो है वो उससे आता है। तो रिस्पॉन्स को एज यू कैन सी वी कैन कैटेगराइज डिपेंडिंग ऑन, ये देखिए लाइट इंटेंसिटी इज वेरी लो, माइनस में है, so we have VLFR in this category, and we also have the LFRs in this category. ये LFR और LFR इस कैटेगरी में है हमारे पास। और जो है आपके पास जो हाई फ्लुएंस रेट जिनको रिक्वायर्ड है, और उसमें हमारे पास आ जाते हैं HIRs, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये वाला और ये वाला जो है ये रेसिप्रोसिटी इनकी जो है इन पे अप्लाई नहीं होती, ये फोटो रिवर्सिबल नहीं होते, जबकि जो सेंटर वाले हैं ये फोटो रिवर्सिबल है। लाइट देंगे हो जाएगा, नहीं देंगे वो इवेंट वापस हो जाएगा। अच्छा, वैसे तो इसकी ये जो क्यों रिवर्सिबल ये होते हैं और क्यों ये रिवर्सिबल नहीं होते, तो ये बात रिलेट करती है 83% और 97% जो हमने ऑलरेडी बात की है कि फाइटोक्रोम जो आर है वो थोड़ा सा रेड लाइट को भी अब्सॉर्ब फार रेड लाइट को भी अब्सॉर्ब करता है, और फाइटोक्रोम जो FPFR है वो रेड लाइट को भी अब्सॉर्ब करता है। तो ये वो वाली इसमें यूटिलाइजेशन है, यानी कि अगर कोई भी लाइट नहीं है, अगर कोई भी लाइट नहीं है मतलब कि मिनिमल लाइट इज देयर, तो उस टाइम पे भी कोई ना कोई फॉर्म जो है PR की या PFR की जो है कोई ना कोई फॉर्म जो है वो मौजूद रहेगी। जैसा कि आपको बताया था ना कि PFR 97% PR में कन्वर्ट होता है और कुछ ना कुछ उसका मौजूद रहता है। इसी तरीके से PR का 83% PFR में कन्वर्ट होता है और बाकी कुछ ना कुछ 17% इज देयर, ठीक है। तो PFR जो है हमेशा 3% PFR तो हर वक्त मौजूद रहता है, चाहे आप हाई रेडियंस की लाइट दें, चाहे आप लो रेडियंस की लाइट दें, चाहे आप उसको ब्राइट लाइट दें, चाहे आप उसको डिम लाइट दें, चाहे आप उसको टोटली डार्कनेस पे रखें, तो ऑल द टाइम वी हैव 3% PFR in our hand. So what about those responses which only required that 3% of PFR? तो उनके लिए तो रिक्वायरमेंट थी 3 से भी लो, ठीक है। अब उसकी डिटेल में यहाँ पे नहीं है, वो मैं हायर क्लासेस को पढ़ाती हूँ MPhil लेवल पे, वो आपके लेवल की नहीं है, लेकिन मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी कम है इस रिस्पॉन्स की जो कि VLFR की कैटेगरी में है, कि PFR की रिक्वायरमेंट उनकी इतनी कम है कि जो नॉर्मल रेंज है PFR की वो उससे भी कम उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो तो इवेंट लाइट है नहीं है वो हो ही जाएगा, ठीक है। और जो LFRs हैं इनको हाई क्वांटिटी चाहिए होगी PFR की, दैट इज वाई
रेड लाइट देंगे तो हो जाएंगे, फार रेड लाइट देंगे तो रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट HIR? HIR में दरअसल कहानी थोड़ी सी उल्ट हो जाती है कि इसको इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए कि छोटी मोटी लाइट पे तो ये इवेंट होता ही नहीं है, ठीक है। और जब तक छोटी मोटी लाइट की इवेंट्स गुजर चुकी होते हैं और हाई इंटेंसिटी आती है, साथ में मैंने क्या डाल दिया, हाई इंटेंसिटी साथ में मैंने टाइम डाल दिया, तो वो अपने स्केप टाइम से इसका टाइम पीरियड जब गुजर जाता है तो फिर दिस इज नो मोर फोटो रिवर्सिबल। तो बाकी की डिटेल जो है, इसकी काफी सारी डिटेल है जो मैं हायर जो क्लासेस हैं उनमें हम इसको डिस्कस करते हैं, तो आपके लेवल की नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ PR PFR at any given time is present and why it is present, and on the basis of their fluence rate and fluence or the irradiance, how much categories of responses of phytochromes you can give, और उसमें आ जाते हैं VLFRs, LFRs and HIRs, ठीक है। ये इसके बारे में था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी रह गए हैं इसके रिस्पॉन्सेज, और वैसे तो मैं इसको एक लेक्चर में भी खत्म कर सकती हूँ, बट वी हैव आई गेस सफिशिएंट टाइम, सो हम इसको थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। और क्योंकि 30 स्लाइड्स हैं तो थोड़ा समझने वाली भी हैं, तो आपको इंशाल्लाह फिर मैं ना 15 नेक्स्ट में और फिर से 15 नेक्स्ट में है करवा के तो इसको हम खत्म कर देंगे। तो 2 लेक्चर्स अवे हैं हम फाइटोक्रोम के खत्म होने से, और ओवरऑल आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके खत्म होने से। जी बताइए, यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जी, नो क्वेश्चन, और आप यहाँ पे है ही नहीं। मैम है। यस मैम, नो क्वेश्चन। अच्छा, इधर ही है तो क्वेश्चन नहीं पूछना, सब समझ आ गई है। यस मैम। मैम आज